हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर एस के यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुपर 100 प्रोग्राम के बायोलॉजी लेक्चर में। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी कुछ इस चैप्टर के बारे में कवर अप कर लिया था, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक थे जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में समझा था। फिर उसके बाद देखा था बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स कितने होते हैं, उनके बारे में समझा था। फिर हमने देखा था उसी के अंदर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर आपकी न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, हमने कहा था कि ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब हम बात करते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसके अंदर बताया था कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं, जिसमें से दो मेन प्रिंसिपल थे, जिसमें से एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था केमिकल इंजीनियरिंग। उसको हम लोगों ने समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने समझा था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीटी भी कहते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये कैसे पॉसिबल हो पाई थी, इसके पीछे हमारे पास दो डिस्कवरीज थी जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर की गई थी, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जिसको किया गया था। एक था प्लाज्मिड और दूसरा था प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो जो न्यूक्लियसेज या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेज जो होते हैं, उनकी उपस्थिति थी। इन दोनों की खोज के बाद फिर इस पे ऊपर काम शुरू किया गया। 1972 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है सक्सेसफुली एक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी दूसरे जीव के अंदर ट्रांसफर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि पहले नंबर पे आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में समझा था। जैसे पहला नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद में दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेजेस। तीसरा हम लोगों ने देखा था फॉस्फेटेजेस या एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। साथ ही साथ हमने डीएनए लाइगेजेस पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ा था, और ये कुछ हमारे पास एंजाइम थे जिनका अध्ययन हम लोगों ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के बाद हमारे पास दो और टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अब ये जो दो टूल्स हैं, ये कौन कौन से हैं? एक बचा है हमारे पास, पहला है वेक्टर, वाहक, जिसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास एक होस्ट सेल या फिर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम अपना जो कंस्ट्रक्ट है, जो हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होगा, उसका ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, और आगे उन दोनों टूल्स के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे टॉपिक्स इस चैप्टर के साथ रिलेटेड हैं, उनको आज कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर हम लोग अब देखेंगे, अब जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, इनके बारे में क्या समझेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लोनिंग वेक्टर्स, तो देखिए जो वेक्टर्स होता है, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ चीजों को। वेक्टर की बात करें, वेक्टर का तात्पर्य होता है वाहक। वाहक का मतलब होता है जो आपके जो भी मटेरियल है या जो भी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको लेके जाने वाला कहलाता है वाहक या फिर कैरियर। अब इसके बाद में एक हमने नाम दिया क्लोनिंग, दूसरा हमने नाम दिया क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या हुआ यहां पर, ठीक है, रूपक, ठीक है, तैयार करने की प्रोसेस कहलाती है क्लोनिंग। तो रूपक वाहक जो हमारी क्लोनिंग के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, इनकी बात करें तो ये डीएनए के अणु होते हैं जो हमारे जो जिस जीन को हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, उन जीन को हमारे होस्ट के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। तो क्या बताते हैं, ये डीएनए के अणु होते हैं, अणु होते हैं जो हमारे जीन को होस्ट सेल तक या होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये वो हैं जो होस्ट तक हमारे
जो भी हमारा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ट्रांसफर करने का कार्य करेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास में ये वेक्टर्स होते हैं, इन वेक्टर्स की कुछ खासियत होती है। ठीक है। और वेक्टर्स भी हमारे पास में कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एक वेक्टर होगा जिसको हम अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज करने जा रहे हैं, उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिसकी वजह से वो एक सुटेबल वेक्टर बन पाएगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ वेक्टर। फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, वाहकों के विशेषताएं। तो जो वाहक होते हैं इनकी विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहला आता है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर के पास ये लक्षण होना चाहिए कि वह खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है। तो हम बताते हैं कि वेक्टर के पास रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। क्षमता होती है क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ओराई, सीक्वेंस उपस्थित रहता है। भाई देखिए, आपका जो डीएनए है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो मल्टीपल कॉपी कब बनाएगा, जब उसका रेप्लिकेशन होगा। अब एक आप ऐसे वाहक के अंदर इसको रखेंगे जो खुद से अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, द्विगुणन नहीं कर सकता, तो आपके जीन का द्विगुणन कैसे हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास वेक्टर के पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब मार्कर्स का मतलब क्या होता है, देखिए मार्कर वो होता है जो किसी चीज के ऊपर पहचान करता है, पहचान कराने के लिए उपयोग किया जाता है, वो मार्कर होता है। तो यहां पे भी जो है मार्कर का काम क्या होगा, ये पहचान कराने में मदद करेगा। आप किसी जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के अंदर वो जीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस चीज का पता कैसे लगेगा, उस चीज का पता लगता है सेलेक्टेबल मार्कर्स की वजह से। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये ऐसे हमारे पास में जीन सीक्वेंस होते हैं जो कुछ ही विशेष प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, और उसी लक्षण की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे पास में जो होस्ट है, क्या उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्ट गया है या नहीं गया है। तो हम क्या बताते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में, सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में ये बताते हैं कि ये कुछ विशिष्ट प्रकार के जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी विशेष ट्रेट को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनकी वजह से रिकॉम्बिनेंट तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स की पहचान में सहायता होती है। तो इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को पहचान लेते हैं जो रिकॉम्बिनेंट बनी है या नहीं बनी है। तो चलिए
उम्मीद करता हूं डियर आपने इसको नोटिस कर लिया, मतलब नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। जब हम बात सिलेक्टेबल मार्कर्स की कर रहे हैं तो यहां पर कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, पहली चीज, हम सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर किस चीज का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर कोई कलर प्रोड्यूसिंग जीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है ना, इनको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन, ठीक है। जीन क्या करेगा, किसी ना किसी कार्य को करेगा। अब हमारे पास जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूं, पुराने समय में जो तैयार किया गया था हमारे पास, उसके अंदर हम लोग लेते थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या हो गए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो जीन हो गए हैं जिनके उत्पाद किसी प्रकार की एंटीबायोटिक को नष्ट कर दे। मान लीजिए कि मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे AMPR। देखिए, AMPR का मतलब क्या हो गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया TET-R, ठीक है, ये क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो दो जीन है हमारे पास, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इनकी उपस्थिति बताएगी कि हमारे पास में ये जो कंस्ट्रक्ट है ये उपस्थित है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है इकोलाई, हम इसको रिकॉम्बिनेंट तैयार कर रहे हैं। अगर उसके अंदर हमारा वेक्टर जाएगा तो उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी जाएगा, साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी जीन भी जाएगा हमारे वेक्टर के साथ। अगर हम अपनी जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के पश्चात अगर हम एक ऐसे माध्यम पर संवर्धन करने की कोशिश करें जहां पर एम्पिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन उपस्थित हो, तो उस माध्यम पर वो सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे जिनके पास वाहक नहीं होगा। जिनके पास वाहक होगा उनके पास ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी उपस्थित रहेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी उपस्थित रहेगा, और इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से वो केवल उस माध्यम पर अपनी वृद्धि कर पाएंगे। तो यहां पे क्या होगा? किसके पास वेक्टर जा रहा है, किसके पास वेक्टर नहीं जा रहा है, उसको हम एंटीबायोटिक में उपस्थित बैक्टीरिया, ठीक है, के द्वारा भी पहचान सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? पहचानने में मदद कर रहे हैं कि इसको वाहक मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो एक प्रकार का तो ये हो गया। और दूसरा हमारे पास में जो आ गया है आज की डेट में, वो होता है आपका जिसके अंदर हम कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर प्रोड्यूसिंग है, तो ये आ जाता है आपका क्रोमोजेनिक जीन। दूसरा आ गया हमारे पास क्रोमोजेनिक जीन, ठीक है। अब ये जो क्रोमोजेनिक जीन है ये क्या करेंगे? देखिए, क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कलर को पैदा करने वाला। तो ये क्या होते हैं? ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, एक होता है हमारे पास जीन, एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। एक जीन होता है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है, ये क्या करता है? ये अल्फा गैलेक्टोसाइड्स, अल्फा गैलेक्टोसाइड्स को, ठीक है, काम करेगा और हम बताते हैं वर्क ऑन अल्फा गैलेक्टोसाइड, और प्रोड्यूस क्या करेगा? ब्लू कलर, ब्लू कलर प्रोडक्शन, और साथ में यहां पे नीला रंग देगा। कौन सा रंग देगा? यहां पे नीला रंग देगा,
ये यहाँ पे नीला रंग देगा। अगर आपको नीला रंग मिल रहा है अल्फा गैलेक्टोसाइड्स की उपस्थिति में, तो आप समझ जाएंगे कि जो कोशिका है उसके अंदर अल्फा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, ठीक है। और अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है तो मतलब वेक्टर है, और वेक्टर तो है तो इसका मतलब हमारे पास जीन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब हम सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे आपके पास क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक चीज जिसको हम नाम देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ध्यान से देखिएगा इसको कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को हम एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर के पास में यहां पर एक जीन है। इस जीन को मैं कहता हूं, ठीक है, ये जो जीन है इसको मैं नाम देता हूं यहां पर, ये वाला जीन, ये है मार्कर जीन, ये है मार्कर जीन, ठीक है, और ये क्या है हमारा वेक्टर, ठीक है। अब मार्कर जीन की खासियत ये है कि यहां पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं ये सारे एक साथ प्रेजेंट है, तभी ये फंक्शनल है। मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने बनाया रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट, रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, मैंने रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट तैयार किया, ठीक है। अब जब रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट तैयार कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, कैसे तैयार करूंगा मैं रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट तैयार करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे जीन को ऐड करना पड़ेगा। मैंने जीन ऐड कर दिया कहां, जहां पर मेरा ये मार्कर प्रेजेंट था, इस मार्कर वाले रीजन के अंदर मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट डाल दिया। अब जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने यहां पे बीच में डाल दिया इसको। अब यहां पे आ गया मेरे पास ये फॉरेन जीन, ये क्या आ गया, फॉरेन जीन, इसको मैं बता देता हूं आपको। ये फॉरेन जीन आ गया। अब फॉरेन जीन क्या हो गया डियर, फॉरेन जीन वो होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं, उसको हमने डाला। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास में ये प्योर फॉर्म के अंदर जो मार्कर जीन प्रेजेंट था हमने उसके अंदर ऐड किया, तो क्या हो गया, मार्कर जीन जो है सेपरेट हो गया, एक हिस्सा ये सेपरेट हो गया, एक हिस्सा ये सेपरेट हो गया, तो दो हिस्से हमारे सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे जो मार्कर जीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में दूसरे सीक्वेंस आ गए हैं। अब जब हमारे पास में किसी जीन की फंक्शनिंग तभी तक काम करती है जब तक कि उसका सीक्वेंस पूरी तरह से प्रेजेंट रहे, लेकिन अगर सीक्वेंस के अंदर कोई दूसरे आपके सीक्वेंस आ जाते हैं तो हमारी फंक्शनिंग काम करना बंद कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारे पास जीन आ गया है, तो हमारा जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या बताएंगे यहां पर, फॉरेन जीन के जुड़ने से मार्कर जीन के न्यूक्लियोटाइड्स दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाता है, मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाता है। अब देखिए यहां पे इनएक्टिव कैसे हुआ, मार्कर जीन इनएक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि हमने फॉरेन जीन को इसमें इंसर्ट कराया है।
इस प्रक्रिया को ही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो यही आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। डियर आप नोट करिए फटाफट। तो उम्मीद करता हूं डियर आपने नोट कर लिया होगा। यही आपका कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर तीसरा और आखिरी। ठीक है, तीसरा और आखिरी हमारे पास में क्या आपका, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट रहता है। देखिए तीन हो गए फीचर्स में, एक हो गया हमारे पास ओरिजिन और रेप्लिकेशन, दूसरा हो गया सिलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा आखिरी मैं आपको बताया था इसके अंदर तीसरा आखिरी फीचर होता है हमारे पास रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए कई रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वही मार्कर सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें, मतलब वही वेक्टर सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। किसी में अगर रिकॉग्निशन साइट की संख्या कम हो जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी को हम बताते हैं। ठीक है, एक अच्छा वेक्टर डीएनए वही होता है जिसमें कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिकॉग्निशन साइट है इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जहां पर रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगी वहीं पर आप अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ सकते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं तो वहां एक गैप बन जाता है, जहां पर फॉरेन जीन को जोड़ा जा सकता है। अतः मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट की वजह से मल्टीपल स्थान जीन के जोड़ने के लिए
बन जाते हैं, बन जाते हैं। तो जीन को जोड़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारे स्थान बन जाते हैं। ठीक है, एक स्थान नहीं रहता है, बहुत सारे स्थान बन जाते हैं, तो इसका भी बेनिफिट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में वेक्टर्स की विशेषताएं। अब वेक्टर्स की विशेषताएं के बाद में हम चलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ कि हमारे पास कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे यहां पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। देखिए हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है वेक्टर के ना, लेकिन हम उसमें से ज्यादा नहीं देखेंगे, कुछ ही एग्जांपल्स को देखेंगे। तो वैसे तो हमारे पास में जो एग्जांपल्स आते हैं इसके बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, अलग अलग प्रकार के लिख देंगे हम लोग इसको, प्रकार के जीवों में जीन को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है, तो हम एक ही प्रकार के वेक्टर का उपयोग नहीं करते, यहां पे अलग अलग प्रकार के वेक्टर का उपयोग करते हैं। अतः आरडीटी में विभिन्न प्रकार के वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम विभिन्न प्रकार के वेक्टर्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से नाम आ जाएंगे। देखिए हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ ही पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें एक आता है प्लाज्मिड्स को हम वेक्टर की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास में यहां पे बैक्टीरियोफेज वेक्टर। इसके बाद आता है हमारे पास कॉस्मिड वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में फेजमिड वेक्टर भी आता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बाद बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसी के साथ आता है हमारे पास वायरस एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास में कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है हम इसको बैक कहते हैं। देखिए बैक, BAC बैक। जो हमारे पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है हम उसको यैक कहते हैं, YAC यैक। ठीक है, तो मैंने आपको दो एग्जांपल मतलब एक बता दी है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, और बाकी बहुत सारे वेक्टर्स के नाम बता दिए। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 आपको बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वेक्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए। इन 7 में से सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वेक्टर होता है। इनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है।
तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर आगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए फटाफट। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए स्टार लगा के हम बताएंगे, ऊपर बताए गए सभी वेक्टर्स में से सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया गया है यहाँ पे, सबसे ज्यादा उपयोग, ठीक है, उपयोग बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स तथा प्लाज्मिड वेक्टर का किया जाता है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि हम सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है निम्न में से किन वेक्टर्स का सबसे ज्यादा उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो आपके पास आंसर होगा एक तो बैक्टीरियोफेज और दूसरा होगा प्लाज्मिड। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर शुरुआत करेंगे वेक्टर्स के एग्जाम्पल से। तो पहला हम देखेंगे यहां पर वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड, हम दो ही देखेंगे यहां पे, जिसके अंदर पहले प्लाज्मिड के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग समझेंगे जो आपके पास में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है PBr322 प्लाज्मिड, जिसको हम एज ए वेक्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मिड वेक्टर। अब प्लाज्मिड वेक्टर को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है, किसने प्लाज्मिड की खोज की थी, ठीक है, और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मिड की जो खोज थी वो किसने की थी। ठीक है, तो प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था यहां पर आपके दो व्यक्ति ने, एक थे विलियम हेज, दूसरे थे लैडरबर्ग। ठीक है, तो हम बताते हैं कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की खोज विलियम हेज तथा जोसेफ लैडरबर्ग ने 1952 में की थी। 1952 में की थी। ठीक है, जो हमारे पास प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, इसके फीचर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। तो क्या बताते हैं हम, यह है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि रिंग्स के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई है कि क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में। दूसरी चीज, जो प्लाज्मिड होता है जरूरी नहीं है सभी बैक्टीरिया के पास पा जाए, किसी के पास मिलता भी हो, किसी के पास नहीं भी मिलता। ठीक है, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की उपस्थिति आवश्यक या प्लाज्मिड की उपस्थिति निश्चित नहीं होती है। तो मतलब सभी में ये पाया जाए निश्चित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा
प्लाज्मिड की खासियत ये होती है कि प्लाज्मिड जो होता है अपने आप से खुद का रेप्लिकेशन करने में सक्षम होता है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए में ओराई, अब देखिए ओराई तो मैंने अभी पीछे बताया था, ओराई का मतलब क्या आता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई पाया जाता है जिसके कारण यह खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। अब इसको रेप्लिकेशन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हुई, खुद ही अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मिड है जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है, कि हमारे पास प्लाज्मिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर और देखेंगे इसके अंदर। तो जो हमारे पास में प्लाज्मिड होता है, अभी बताया कि ये बैक्टीरिया में उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ईस्ट भी होते हैं जिनके अंदर भी प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, ठीक है, ईस्ट में भी प्लाज्मिड पाया जा सकता है। देखिए यहां से ना एक चीज निकल के आती है, वो क्या है कि ईस्ट होता है यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, तो ईस्ट इकलौता ऐसा हमारा यूकैरियोट है जिसके पास में प्लाज्मिड मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी और यूकैरियोट के अंदर प्लाज्मिड नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, प्लाज्मिड की संख्या कोशिका में सामान्यतः 1 से 5 तक होती है, परंतु कुछ विशेष कंडीशंस में यह 700 तक पहुंच जाता है। तो कुछ विशेष कंडीशंस में ये 700 तक पहुंच जाएगा। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड में भी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर एक तो नाम आता है PBr322, PBr322, ठीक है, और दूसरा आता है TI प्लाज्मिड। ये दो नाम आए हैं यहाँ पे, एक PBr322 और दूसरा आता है प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड। अब जो PBr322 है या जो TI प्लाज्मिड है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया। तो देखिए PBr322 के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने क्या करना है, सिर्फ देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं NCERT को देखें। अपनी NCERT देखिए, उसके अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है उसको रट लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, घोल लीजिए, निगल लीजिए, वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। और जितना NCERT के अंदर उसके बारे में दिया हो सिर्फ उतना आपको पता होना चाहिए, एडिशनल जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए आप। ठीक है, तो TI प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको बताया था, जो इसके बारे में NCERT के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो ये जो TI प्लाज्मिड है, इसका उपयोग हम करते हैं किसमें, प्लांट को रिकोम्बिनेंट बनाने के लिए। इसका उपयोग प्लांट को रिकोम्बिनेंट बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको बैक्टीरिया के लिए, इसका उपयोग किया था बैक्टीरिया के लिए, इसको बैक्टीरिया के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बता दिया है।
ठीक है। और साथ में एक होमवर्क भी दे दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं HW, क्योंकि होमवर्क सुनने की आपको बहुत ज्यादा आदत है। अपने एनसीईआरटी का पेज खोलिए, उसके अंदर देखिए और उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरी और आखिरी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास में, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तीसरी और आवश्यकता, होस्ट ऑर्गेनिजम्स। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होंगे हमारे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वह जीव जिसके अंदर आप अपना जीन ट्रांसफर कर रहे हो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, वह जीव जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग, वह जीव जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला जाता है उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यही हो जाता है हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है इसकी कुछ खासियत होती है। तो हमारे पास में जो बैक्टीरिया होता है हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ईस्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन हम अलग अलग उत्पाद को बनाने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है, हम चाहे तो एनिमल्स का उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे बताते चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जनरली बैक्टीरिया तथा ईस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में लिया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार प्लांट तथा एनिमल्स को भी होस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो हम प्लांट और एनिमल का भी उपयोग कर सकते हैं होस्ट के रूप में। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है कुछ चीजों को और समझेंगे कि हमारे पास में स्टेप्स क्या होने वाले हैं हमारे जीन ट्रांसफर को लेके या फिर इस पूरी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या थी, टूल्स क्या थी। अब टूल्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा जान लेंगे कि जो हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको, ये कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास हेडिंग क्या आएगी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास स्टेप्स involved in recombinant DNA technology।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होने वाले चरण, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होने वाले चरण। तो देखिए हम इसके अंदर एक एक करके समझते जाएंगे क्या क्या चीजें होंगी, तो देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। पहला चरण, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, जो जीन हमें चाहिए उस जीन की प्राप्ति के लिए यहां पर हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे ऑर्गेनिज्म से। दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप आता है यहां पर, देखिए यहां पे दूसरा स्टेप हम बताते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ जीन। अब हम क्या करेंगे, जीन की कटिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर। हम जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे। कुछ केसेस के अंदर हम बीच में एक स्टेप और इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम जीन को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, बाय एडिंग फॉरेन जीन वो है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जिसको हमने यहां पर सेपरेट किया है। ठीक है, फॉरेन जीन इनटू वेक्टर। जब आप वेक्टर के अंदर हमारे फॉरेन जीन को ऐड कर देते हैं तभी बन जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। हम होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। और आखिरी जो स्टेप होगा वह मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, क्योंकि नई स्लाइड बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आखिरी स्टेप डियर में ऊपर की तरफ लिख देता हूं। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको ना नंबरिंग देके कर लेंगे, तो उसके अंदर आपको भी आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्योर recombinant cells by selectable markers। तो हम सेलेक्टेबल मार्कर्स की सहायता से सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, बाय सेलेक्टेबल मार्कर्स। दैट्स ऑल। तो यही हमारे सारे स्टेप्स थे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूं डियर आप लोगों से कि आप लोगों को ये सारा जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया था ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट।